दोस्तों हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए जो आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र है ये कैसा आएगा। इसका पैटर्न जो है नया रहेगा, अलग डिजाइन रहेगा। इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का आपको एमसीक्यू जो देखने को मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एमसीक्यू आपको टोटल देखने को कितने मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको 14 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 14 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। और एक अंकीय प्रश्न जिनको आपको लिखित उत्तर देना होगा वो भी आपको 14 मिलेंगे। एक अंक के जो लिखित उत्तर होंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं उसको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं एक अंक के, वो आएंगे आपके 14। यहाँ पे जो अभी प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो एमसीक्यू 14, एक अंक के 14। इसके बाद जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जो लघु प्रश्न होंगे, लघु प्रश्नों की संख्या जो होगी ये क्या होगी, 7 होगी। ये एमसीक्यू ये भी एक अंक का है और ये भी एक अंक का है। ठीक है, 14 प्रश्न एक अंक के, 14 प्रश्न एक अंक के। लघुत्तर ये जो प्रश्न आएंगे इसकी संख्या रहेगी 7। ये प्रश्न रहेंगे आपके 7। और ये जो एक एक प्रश्न होगा ये आपका टोटल कितने नंबर का होगा, ये एक एक प्रश्न 3-3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपको 14 नंबर तो यहाँ से प्राप्त हो गए, फिर 14 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे अगर आप सही करते हैं, और आपका 7 या 21 यहाँ से प्राप्त होंगे। इसके बाद लघु के बाद जो आएंगे आपके दीर्घ उत्तर। ठीक है, तो दीर्घ उत्तर वाले जो प्रश्न आएंगे ये इसकी संख्या जो होगी ये टोटल होगी आपकी 3। 3 प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तर के, और ये प्रश्न रहेंगे 5-5 अंक। तो 5 या 15 अंक यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। अब इसके बाद जो है आपका निबंधात्मक एक प्रश्न आएगा। निबंधात्मक एक प्रश्न रहेगा और इसका अंक रहेगा 6। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 6 अंक। कुल मिलाकर के आपका 4-4-8 और एक 9, 9 और 5 14 और 6 20, आपका 0, और फिर 1 2 और 2 4 और एक 5, 5 और 2 7, 70 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। आपको समझ में आ चुका होगा, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यू 14 आएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न पत्र आपका हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा। अंक आपको 14 मिलेंगे। एक एक अंक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनके लिखित उत्तर देने के अंक जो है आपको 14 मिलेंगे, वो अलग रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 7 रहेंगे 3-3 अंक के, ये 21 नंबर देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 रहेंगे 5-5 अंक के, 15 अंक देंगे। निबंधात्मक एक प्रश्न रहेगा 6 अंक का और ये 6 नंबर देगा। कुल मिला के इस तरह से आपका टोटल अंक विभाजन आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम पहले प्रश्न पे। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है आपको बताना है। फ्लोएम का क्या कार्य है, सीधा सा बात ये पूछ लिया कि भैया पादप में जो फ्लोएम है ये क्या करता है। तो पादप में जो फ्लोएम है ये आपका क्या करता है, द फ्लोएम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये गुड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि भोजन का वहन करता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आमाशय जो मनुष्य में है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये पोषण से संबंधित है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि जो पौधों में पाया जाता है वो हार्मोन कौन सा है। एस्ट्रोजन जो है आपका मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी मानव है, इंसुलिन भी मानव है। जिबरलिन हार्मोन जो है ये पहला वाला हार्मोन ये पादप हार्मोन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो जिबरलिन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो मतलब कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है ये भी आप पूछ सकता है आपसे। तो विच हार्मोन इज एक्टिवेटेड द सेल डिवीजन, कौन सेल डिवीजन को जो है एक्टिवेट कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि कोशिका विभाजन को जो है हार्मोन प्रेरित कर देता है। तो साइटोकाइनिन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं पोल, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश केंद्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे
passes straight without bending is known as, तो यहाँ पे अस नहीं है, एज है, अर्धवार्षिक परीक्षा में मिस्टेक हो सकती है, तो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, छठा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड कोण आर में सही संबंध होता है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल आई एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल आर इन द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज। तो क्या होता है, आपतन कोण जो है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई बराबर आर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। विभवांतर को मापने का यंत्र है। विभवांतर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को जो है हम विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए वोल्ट मीटर उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो आठवां प्रश्न है, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो कोई भी चालक तार है उसका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन, तो चालक तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, और उसके ताप यानी कि उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नौवां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो युक्ति बदलती है उसे हम मोटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा मोटर। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो नोन एज मोटर। तो मोटर में हम बिजली देते हैं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और वो मैकेनिकल सप्लाई दे देता है, यानी कि हमारा जो है पानी उठा कर दे देता है ऊपर, या फिर चक्की चला देता है। मोटर जो है ये काम करता है। पंखा को हम सप्लाई देते हैं, पंखा क्या करता है, पंखड़ी को घुमा देता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो मोटर कहलाता है। पंखे में भी मोटर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है Fe2O3, ठीक है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग कर दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरस ऑक्साइड जो है, यहाँ पे ऑक्साइड जो है ये हट जा रहा है Fe से, लोहे से हट करके, आयरन से हट करके ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे जुड़ जा रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यहाँ पर द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 10वां प्रश्न है ये, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल रही है कि आपका जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो आयरन को छोड़ करके एल्यूमिनियम के साथ विस्थापित हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का उपचार करने के लिए जो औषधि हम प्रयोग में लाते हैं वो कौन सा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटासिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट द डाइजेशन, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को जब हम जो अपच हो जाता है जिसको इनडाइजेशन बोलते हैं, तो उसको हम जो है एंटासिड से जो है उपचारित करते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। तो खाद्य पदार्थों पर हम क्यों करते हैं टिन का, जिंक की जगह टिन का लेप। तो टिन का लेप किस लिए करते हैं, तो इसलिए क्योंकि टिन जो है, टिन जो है ये कैसा होता है, कम क्रियाशील होता है। टिन अपेक्षा, टिन का अपेक्षा जिंक महंगा है, ये बिल्कुल गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिकतम अभिक्रियाशील है, बिल्कुल जिंक जो है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किसी भी चीज़ से जो है अभिक्रिया जल्दी कर लेता है, लेकिन टिन नहीं करता, इसलिए टिन का लेप हम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब यहाँ पे पादप हार्मोन पूछा है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस चेंज है, आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑप्शंस चेंज है। आपने ऊपर वाला जो पादप हार्मोन बनाया था वो अलग था, और यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पादप हार्मोन बताना है कौन सा पादप हार्मोन इसमें से है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसका, जो पादप हार्मोन इसमें है वो कौन सा है, वो है ऑक्सिन, ठीक है। अमोंग
द फॉलोइंग विच इज़ द प्लांट हार्मोन, तो वो ऑक्सिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है। ऊपर भी मैंने एक प्लांट हार्मोन बताया था, ये भी प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा गया, तो आपको प्लांट हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। 12वां प्रश्न जो एमसीक्यू का है, 14वां प्रश्न जो एमसीक्यू का है, ये 14 प्रश्न आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं? तो कौन से वैज्ञानिक है वो? तो बिल्कुल आपका सही क्या हो जाएगा आंसर? मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? मेंडल कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा क्या गया है, अति लघुरात्मक प्रश्न जो है, मैंने बताया था कि एक एक अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों का जो उत्तर होगा एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना होगा। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ पूछ रहा है आपसे, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो पचित भोजन का अवशोषण जो है आंत्र में होता है। ठीक है, तो आंत लिख दें या आंत्र लिख दें, ये भी आप लिख सकते हैं, आंत लिख सकते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो रोग है ये किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में हम जो है किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का प्रयोग करते हैं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो CFC लिखें, और बड़ा फॉर्म में लिखना है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप इसमें लिखेंगे। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जीव संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीव संरक्षण से। जीव संरक्षण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। गंगा नदी पर बने बांध का नाम आपको बताना है, वो कौन सा बांध है? तो वो बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, यदि एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है तो उसी चालक तार से 2R यानी कि 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना पड़ेगा? देखो, एल लंबाई के लिए अगर R प्रतिरोध है तो लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि हमें 2L लेना पड़ेगा, 2L लंबाई का तार लेना पड़ेगा। ठीक है, 2L लंबाई का तार लेना पड़ेगा। 2L लंबाई का तार लेंगे यानी कि दुगनी लंबाई का तार हमें लेना पड़ेगा, तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं भैया, ये बताना है, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? तो यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? क्योंकि आपकी चुंबक क्षेत्र होता है या चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो किसी एक दिशा को ही इंगित करती हैं। यदि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई देंगी, जो कि असंभव है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। 8वां प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हमको जो है किसी परिपथ में धारा प्रवाह है कि नहीं है, नहीं धारा बह रही है नहीं बह रही है, और बह भी रही है तो किस दिशा में बह रही है, इसको जानने के लिए हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो हम लिख देते हैं गैल्वेनोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 9वां प्रश्न पूछा गया है, कठोर जल को जब हम मृदु करेंगे तो हमें जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट का। इसका सूत्र भी पूछ सकता है, अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम जो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट का जो है हमें प्रयोग करना पड़ेगा और इसका जो सूत्र हो जाएगा Na2CO3 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर इसके पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? ताजे दूध का जो पीएच मान होता है, ताजे दूध का जब भी आप पीएच मान नापोगे तो 6 मिलेगा, जब दही बन जाएगा तो इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाएगा। अब ये घटेगा कि बढ़ेगा, ये आपको बताना है। क्यों? तो ये भी आपको बताना है। देखो, होता क्या है कि ताज़ा दूध जो है इसमें लैक्टोस लैक्टिक अम्ल जो है ये दही में बदलने पर मिल जाता है। ठीक है, इसमें लैक्टिक अम्ल जो है दही में बदलता है तो मिल जाता है। तो दूध का पीएच अगर 6 है तो दही बनने पर वो पीएच जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? लैक्टिक अम्ल की वजह से, उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल की वजह से। किसमें? दही में जो लैक्टिक अम्ल होता है जिसको लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा जमाया जाता है, तो उस लैक्टिक अम्ल से पीएच मान जो है कम हो जाएगा दही का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? डिस्टिल वाटर नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल रेन वाटर डज। तो देखो, आश्वित जल जो है ये शुद्ध होता है, इसमें आयंस का अभाव होता है, इसमें आयंस नहीं होते हैं। जब आयंस नहीं होंगे तो यानी कि लवण नहीं होंगे, और लवण नहीं होंगे तो जल जो है एक जगह से दूसरे जगह पर करंट को फ्लो नहीं करा पाएगा। इसलिए जो है आश्वित जल में जो है विद्युत का चालन नहीं होता या चलन नहीं होता। जबकि वर्षा जल में लवण अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें आयंस का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, यानी कि विद्युत को चलाती है या विद्युत का चालक होती है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको बताना है। इसका नाम जो है वो क्या होता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, प्रचलित नाम जो है पूछा गया है तो इसको बोलते हैं हम विरंजक चूर्ण। यदि हम इसको बोलते हैं तो इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर भी। आप ब्लीचिंग पाउडर लिख दोगे तो उसमें घबराहट वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउडर को बना दीजिए। अब जो है यहाँ से पूछा गया है 13वां प्रश्न, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो शरीर का जो संतुलन है मस्तिष्क के किस भाग से होता है, हमें उस मस्तिष्क के भाग का नाम लिखना है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, शरीर का जो संतुलन है वो मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, बस हमें यही बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो आंसर हम लिख सकते हैं इसमें अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलियम भी बोलते हैं। इसके बाद जो है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो नर में पाए जाने वाला जो लैंगिक हार्मोन है वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि हार्मोन का गुणसूत्र नहीं पूछा है, हार्मोन पूछा है, ये ध्यान रखना है आप, हार्मोन पूछा है तो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब नेक्स्ट जो है आपसे खंड ब की बात करें, यहाँ पे 3 अंकीय प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि 7 प्रश्न रहेंगे। अवाव्य और वाव्य श्वसन में अंतर क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको अंतर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं अंतर। आप चाहें बहुत सारे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा इसमें जो है अंतर लिखना चाहें। हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आप बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं
वायवीय श्वसन की बात करें तो ये क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अवायवीय जो है ये क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में जो है ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वायवीय में, और अवायवीय में निम्न ऊर्जा या कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। वायवीय श्वसन में जो है अंत में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्थिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है। इसके अलावा और भी अंतर बता सकते हैं। ये जो क्रिया है वायवीय श्वसन, ये आपके जीव द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूरी होती है। अवायवीय श्वसन जो है यह क्रिया केवल जीव द्रव में ही पूरी होती है। ठीक है। और इसमें जो है समस्त जीवों में ये वायवीय जो क्रिया है ये समस्त जीवों में होती है। और ये जो अवायवीय श्वसन है ये प्रमुख रूप से कवक, जीवाणु तथा कुछ विशेष प्रकार के जंतुओं में होती है। तो इस तरह से आप 3 अंतर लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में, तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, हमारे शरीर में जो होमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करके और रक्त के माध्यम से विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है। उस ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, विभिन्न ऊतकों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक जो है उपलब्ध ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं हम होमोग्लोबिन को। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो भी पदार्थ हमारे को ऑक्सीकरण करने हैं, ऑक्सीकृत करने हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी और शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संचालन में जो है आवश्यक ऊर्जा में कमी आ जाएगी, जिस कारण जो है रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो है रोग हो सकता है और ऊर्जा की कमी आने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे पूरा समझाते हुए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया समजात तथा समरूप अंग किन्हें कहते हैं, चित्र भी बनाना है इसका। होमोलोगस जो ऑर्गन्स है वो बताना है, उसके बाद एनालोगस ऑर्गन जो है उसको ही बताना है। समजात आपका अंग बताना है, साथ ही साथ समरूप अंग भी बताना है। समजात अंग जानते ही हो आप, मेंढक के, छिपकली के, पक्षी के, मानव के समजात अंग होते हैं। उदाहरण दे सकते हैं हम, इसमें चित्र बना देंगे। और समरूप जो अंग होते हैं वो आपके चमगादड़ और पक्षी के पंख जो है वो समरूप अंग में आ जाएंगे, तो इनके चित्र बना देने हैं। जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाना है। तो जीवाश्म का जो है आपको चित्र बना देना है। मछली, सड़ी हुई मछली है, मतलब जिसके कांटे वाटे दिखाई दे रहे हों, या कोई और जो है डायनासोर का आप जो है चित्र बना सकते हैं। ये जीवाश्म के उदाहरण है। किसी पत्थर के ऊपर, किसी मिट्टी में आप इसका छाप छोड़ सकते हैं, वही जीवाश्म होते हैं, लंबे समय तक दबे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इसको लिखनी होगी। चुंबक के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबक के बल रेखाओं की विशेषताएं लिखनी है। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाना है आपको। ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसके और ऑप्शन में अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए, विद्युत मोटर के 2 उपयोग लिखिए। एक चीज और बता दूं, जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं हाफ ईयरली का एग्जाम का, यही का यही पूरा का पूरा जो एग्जाम है आपको ईयरली पेपर में मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है। यानी कि 2024 का जो एग्जाम देखेंगे आप, बोर्ड पेपर ध्यान रखिएगा, आपको जो बता रहा हूँ इसको समझ लेना, फायदे में रहोगे। 2024 का ईयरली बोर्ड पेपर होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% आप यहाँ से क्वेश्चन देख पाएंगे। 100% आपको यहाँ से प्रश्न आएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। 2024 बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। अब आपको समझना है कि ये प्रश्न कितने कीमती हैं। क्लियर हुआ आपको? अर्धवार्षिक तो दे ही रहे, अर्धवार्षिक की तो तैयारी आपको इसी पैटर्न पे करनी है। वार्षिक परीक्षा में भी यही पैटर्न रहता है। ठीक है। और वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर भी इनमें से ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल 100% परिणामी आपको बता रहा हूं मैं। इसके आगे जो है वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत से बचाने का एक उपाय लिखना है। और यहाँ पर जो बता रखा है आपको, मैं किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है ये भी बताना है। तो अगर आप ये दोनों करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि 1 अंक प्लस 2 अंक, ध्यान रखना है क्वेश्चन के नंबर पे। मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखना है। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम आपको बताना है कि मानव में जो अग्नाशय ग्रंथि है
इसमें कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है। इसके अलावा जो आपको बताना है कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा जो है आपका रोग हो सकता है, कौन सी परेशानी हो सकती है। तो इसका आंसर तो आप आसानी से आपको पता होगा, मेरे हिसाब से तो आप सभी को पता होगा, जहां तक मुझे विश्वास है आपको बिल्कुल पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको आइडिया ज़रूर दे दूंगा। अब आगे जो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख भी बनाइए। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है और उसका आरेख बनाना है, ये भी आपको बताना है। अब सबसे पहले अगर बात करें, हार्मोन जो निकलता है मानव में अग्नाशय ग्रंथि से, तो वो होता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखना होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखना होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो रक्त में क्या हो जाएगी, इस कमी से रक्त में जो है शर्करा कम हो जाएगा। और एक और जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित करने वाला दूसरा जो आपका, क्योंकि यहाँ पे मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम लिखना है, एक हार्मोन नहीं, यहाँ पे 2-3 हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है और ग्लूकेगॉन हार्मोन भी जो है मानव अग्नाशय से निकलता है, और सोमाटोस्टिन ये भी निकलता है आपके ह्यूमन हार्मोन से, अग्नाशय से, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनकी कमी हो जाती है, ठीक है, इन सभी की कमी होने लगती है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग जो है हो जाएगा। इनकी कमी से होने वाले रोग का नाम हमें बताना था, तो मधुमेह रोग जो है हो जाएगा। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख भी बनाओ। चित्र बनाना है लिंग निर्धारण का, जबकि आपको पता है कि पुरुष में जो है एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है, ठीक है। अगर हम इस एक्स को लेते हैं और इससे मादा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये नर है, ठीक है। चित्र इस तरह से बनेगा, ये मादा है। अब यहाँ पे ये एक्स नर का पहला अगर एक्स लेते हैं हम इस वाले क्रोमोसोम को, ठीक है, और ये वाला जो गुणसूत्र महिला का लेते हैं, इन दोनों का हम जब निषेचन कराएंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारे को यहाँ से एक्स मिल रहा है और महिला से भी एक्स मिल रहा है, तो इस तरह से हमारे को एक्स एक्स की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरी तरफ जाएं, नर के हार्मोन का अगर हम ये वाई लेते हैं और मादा का यही वाला जो एक्स पहला वाला था यही ले लेते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा, एक वाई मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है, तो हमारे को मिल रहा है एक एक्स और एक वाई। अगर मैं अलग जाऊं, यानी कि ये वाला एक्स लेता हूं, ठीक है, अब ये वाला जो है मैं एक्स लेता हूं, ये हमने एक्स लिया और इसके साथ कोई भी एक्स ले लीजिए, अगर ये आप एक्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको फिर देखने को मिलेगा एक्स और एक्स, क्योंकि यहाँ से भी एक्स मिल रहा है और यहाँ से भी एक्स ही मिल रहा है। अगर मैं ये वाला एक्स लेता हूँ, ठीक है, यही वाला एक्स लेता हूँ और यहाँ से ये वाला वाई लेता हूँ, तो मुझे फिर से एक्स और वाई मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक चीज़ कि आपको एक्स एक्स और एक्स एक्स दो बार मिल रहा है, इस तरह से एक्स वाई और एक्स वाई दो बार मिल रहा है। यानी कि 50% चांसेस होंगे कि लड़की होगी, एक्स एक्स से क्या होगा, लड़की होगी, और 50% चांस क्या है आपका, लड़का होगा, वो एक्स वाई से होता है। तो आप देख सकते हो एक्स वाई दो बार मिल गया आपको, एक्स और एक्स एक्स दो बार मिल गया तो लड़की, यानी कि 50% चांसेस दोनों के होते हैं। तो ये चित्र बनाना है, साथ में इसकी थ्योरी लिख देनी है कि मनुष्य में जो है नर में एक्स वाई दो ये गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में एक जैसे एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब नर का एक्स मादा के एक्स युग्मक से संलयन करेगा तो एक्स एक्स संतति प्राप्त होगी जो कि लड़की होगी। इसी तरह से मादा का दूसरा एक्स और नर के पहले एक्स से अगर क्रॉस कराएंगे, निषेचन होगा, तो यहाँ पर भी आपका लड़की होगी। और दूसरा जो है हम फिर नर का वाई और मादा का पहले एक्स से लेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई मिलेगा जो कि लड़का होगा। और यहाँ पर फिर वही वाई नर का और मादा का वही एक्स या दूसरा एक्स लेंगे, तो हमारे को फिर से लड़का प्राप्त होगा। इस तरह से संतति उत्पन्न होने की संभावना जो है 50% लड़की की और 50% लड़के की होगी। और ये चीज़ आपको लिख करके ये आरेख बना देना है।
दीर्घदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? पहला बात। दूसरा जो है आपसे पूछा गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस हम प्रयोग में लेते हैं वो होता है उत्तल लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। एक अंक आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक अंक आपको पहले वाले आंसर से, और दूसरे वाले आंसर आप लिखोगे तो वहाँ से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला खंड जो है इसमें हम देखते हैं, पूछा गया है सिनेप्स किसे कहते हैं। इसमें पूछा गया आपसे सिनेप्स किसे कहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सिनेप्स जो है 2 न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को जो है हम सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य बता देने हैं। न्यूरॉन के कार्य क्या होते हैं? ये कोशिकाएं जो है उद्दीपन और प्रेरणा संवहन के लिए विशिष्ट होती हैं। न्यूरॉन क्या करता है? उद्दीपन और संवहन कराता है, बताता है हमारे को, जो भी टच होता है, फील होता है, उनकी संवेदनाएं हम तक पहुंचाता है। और जो है ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क की ओर ले जाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बता सकते हैं। 2 आपका क्वेश्चन जो है 5 अंक की है, तो 2 अंक आपको मिलेगा। पहले वाले में सिनेप्स जो है मैंने बताया 2 जो आपके तंत्रिका न्यूरॉन्स होते हैं, 2 न्यूरॉन्स के बीच के संधि वाले स्थान को या रिक्त स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ये 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के 2 कार्य लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। तंत्रिका कोशिका का चित्र बना दोगे तो आपका जो है 2 अंक मिल जाएगा। न्यूरॉन का चित्र ही बोल रहा है यहाँ पर, जो है आपका इस तरह से न्यूरॉन का चित्र बनता है। आपने देखा भी होगा, बनाया भी होगा सभी ने स्कूल में बहुत बार, और एग्जाम पेपर में भी बनाया होगा, आपने अपने कॉपी में भी बनाया होगा। इस तरह का एक चित्र होता है। इसमें आपकी कुछ इस तरह से ये जुड़ी रहती हैं। और लास्ट में जो है यहाँ पर थोड़े से ये हिस्से पूंछ जैसे कुछ निकले रहते। अब जो है आपको इसका नाम भी बताना होगा कि कौन सी जगह कौन सा होता है। इसमें जो बीच वाला जो मैंने पार्ट दिखाया है, इसे हम केंद्रक कहते हैं। तो इसका नाम लिख देंगे केंद्रक। तो यहाँ पे आपको 2 अंक का चित्र बनाना है, ध्यान रखना है ये। और ये जो आपका है ये कोशिकाएं है। ये जो आपका है ये तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिकाक्ष है ये। और ये जो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम अंतिम सिरा बोल सकते हैं, नहीं लिखना है आप। तो ये आप चित्र बनाएंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अथवा पाठ आपको देखने को मिला है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा वो भाग है? तो वो है हमारा अनुमस्तिष्क। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। अनुमस्तिष्क लिख देंगे हम इसका आंसर। अनु अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण देने हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण कौन सा है? एक लार निकलना, वो आपके डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर लार का आना। साथ ही साथ जो है हम बता सकते हैं रक्तदाब। रक्तदाब ये भी आपके ऊपर नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लार का निकलना भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लार कब कब बनेगी आपकी। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, आपकी इच्छा से नहीं चलती। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है, तो चित्र तो आपको पता ही है, आराम से बना दोगे। गोले लेंसों के लिए चिन्ह पर पट्टी को समझाइए। किसी अवसल अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब को 2f1 और f के बीच रखा जाता है। यहाँ पे सारी कंडीशंस दे दी हैं। 5 अंक के प्रश्न है, कोई भी आपको 3 करने, इसमें से आपको 2-3 करने होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या दे रहा है हमको। अगर ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की आपको दे दी फोकस दूरी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका चित्र कैसा बनेगा। तो चित्र बना सकते हैं हम चाहें तो इस तरह से कुछ।
और हमें लेना पड़ेगा एक लेंस। इस तरह से हमने लेंस ले लिया। अब हमारा जो इसने बोला है 2f1 और f1 के बीच में जो है वस्तु को रखना है। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझना है। यहाँ पे बोल रहा है वो चीज़ क्या बोल रहा है, 2f1 और f1 के बीच वस्तु को रखना है। यहाँ पर हमारा सेंटर में तो O है, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मैं मानता हूँ कहीं आपका यहाँ पर f1 है, तो यहाँ पर कहीं इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर कहीं आपका 2f1 होगा। अब हमें बोल रहा है कि 2f1 और f1 के बीच में वस्तु को रखना है, तो वस्तु को रख देते हैं हम। तो कुछ वस्तु को इस तरह से रख देते हैं। ये वस्तु मान लिया हम। वस्तु का नाम आप दे सकते हैं। इसमें नीचे वाले सिरे को हम यहाँ पे बोलते हैं ये ए है, ऊपर वाला सिरा, और नीचे वाला सिरा ये जो है बी। आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें। यहाँ से सबसे पहले हमें जो है एक सीधी लाइन निकालनी होगी। ये सीधी लाइन जाएगी ऐसे इस तरह से, ये रेखा, और लेंस से टकराएगी। अच्छा, हमें इधर आपको पहले यहाँ पे F1 और 2f1 आने दिया, इधर हम जो है F2 ले लेते हैं उतनी दूरी पर। F2 कहीं इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर O से ये वाला F1 है, इतनी ही दूरी पर हमें इधर आपको F2 लेना होगा, और उतनी ही दूरी पर जैसे हमने उधर लिया उतनी ही दूरी पर आपको 2f2 लेना होगा। ये हो गया आपका। अब आगे हम इसके चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो लाइन गई है, जब आपकी ये लाइन यहाँ पर जैसे ही आपके लेंस से टकराएगी, तो लेंस से कहाँ जाती है, ये फोकस से पास होगी। आपको पता है कि ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो लाइन होती है, ये मुख्य अक्ष है आपका। ये पूरा का पूरा जो बड़ी वाली लाइन है, ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ से ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है। हर जगह पे दूरी जो है बराबर है। तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगी आपके फोकस से। तो इस तरह से F2 से ये पास हो जाएगी। दूसरा हमें एक और ले जाना पड़ेगा जो कि बिना मुड़े जाती है, जो कि हमने MCQ किया था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रेखा पास करवाएंगे वो ऐसे कैसे सीधी निकल जाएगी। तो इस तरह से सीधी जाएगी और आपस में ये देखो दोनों टकरा रही है। तो इसको हम दोनों को इस तरह से लिख कर लेते हैं। यहाँ पे टकराई कहीं दूर। तो यानी कि हमने देखा जो हमारा यहाँ पे जो चित्र बन रहा है अब हमने जो देखा कि हमारा जो चित्र बन रहा है वो आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रही है। ये वाला बिंदु जो है आगे चल के यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और ये वाला बिंदु जो है इसको क्रॉस करके इस तरह से, तो जहाँ पे मिले हैं वहीं पर हमारा चित्र बनता है। तो ये मिला कहाँ है, इस जगह पे, इस जगह पे मिला है, यानी कि ए पॉइंट नीचे मिला है हमारे को, ये वाला ए पॉइंट मिला है। और आकृति कैसी बनेगी, तो हमारी आकृति कुछ इस तरह से बन गई। और ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट जो है बी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अभी इसके बाद हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ पर जो ये ए बी है, इसका चित्र हमारे को इस तरह से देखने को मिला। तो हम इसके सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसमें कैसा दर्पण है, इसकी आकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से हम बता सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, हमें लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु ये। तो ये उत्तल लेंस वाला तो हमने ये कर दिया, तो किरण आरेख ही बनाया है, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा है कि आपका बिंब जो बनेगा वो कैसा होगा। बिंब की प्रकृति और साइज बताइए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। बिंब जो है उल्टा बन रहा है, आप देख सकते हैं कि उल्टा बन रहा है। और वस्तु से
ये वस्तु है आपकी, ये वाली वस्तु है। इस वस्तु से ये बिंब जो है बड़ा बन रहा है, बड़ा है, उल्टा है, ठीक है, और F2 के परे बन रहा है, 2F2 के परे बन रहा है, ये भी बता देंगे। तो हमने बता दिया कि आपका जो है ये उल्टा है, बड़ा भी है और 2F2 के परे बन रहा है, और ये लाइनें आपस में खुद मिली हैं, हमने डैश डैश करके नहीं मिलाए हैं, तो ये वास्तविक भी है। तो हम इसके अगर कैरेक्टर को लिखना चाहें तो सबसे पहली चीज़ बता सकते हैं कि बिंब जो है वो बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है, और साथ ही साथ 2F2 के परे है। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर पूछता है एग्जाम में तो आपका चेंज हो सकता है क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। यहाँ पे समझना है, फोकस दूरी अवतल लेंस की है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो F लेंगे वो लेंगे हम नेगेटिव में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह आपके लिए बना देता हूँ ताकि इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देख सकें। तो यहाँ पर जो है आपको F जो दिया गया है वो है आपका -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल है तो माइनस में हम लेते हैं फोकस दूरी। इसके अलावा जो इसमें प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हम V से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है इसमें? 10 सेंटीमीटर। तो भैया ये भी माइनस में आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है? इसमें और कुछ नहीं दे रखा, V और F दे रखा है, हमें U ज्ञात करना है। U हमारे पास है नहीं। हमारे को लेंस फॉर्मूला तो पता है, 1/U बराबर क्या होता है, 1/V माइनस 1/F। अब इसमें मान रख देते हैं, तो 1/U का तो U रहेगा क्योंकि U तो निकालना है। 1/V का मान रख देता हूँ, 1/, में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का साइन है, 1/, में F माइनस का 15। यहाँ पे हम ले लेते हैं -15। इसको सॉल्व करेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का है तो ये माइनस का 1/10 ही रख लेते हैं, माइनस का 1/10 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/15 हो गया, अगर हम सॉल्व कर लें इसको यहीं पे। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम निकालोगे तो इसका आ जाएगा 30, लघुत्तम आ जाएगा 30, और 30 से इसका हो जाएगा माइनस का आपका 3, और यहाँ प्लस का हो जाएगा 2, यानी हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 1/30। तो u का मान जो है ये किसका आया मान, 1/u का। तो यहाँ से हम u बराबर लिख देंगे, u बराबर क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। उल्टा कर लोगे आप, तिरछा गुणा करोगे तो u का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसके अलावा हमें चित्र बनाना था, ये हमने बना लिया, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सरल है, एग्ज़ाम में आप आराम से कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो हमेशा आती रहती है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये लेंस की ये चित्र कैसे बनते हैं, किस तरह से ये चित्र आसानी से बनाया जा सकता है, वस्तु का आकार बड़ा छोटा और वास्तविक कब बनेगा या फिर काल्पनिक कब बनेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। कौन से लेंस से, कौन से दर्पण से कैसा चित्र बनाना है, सब एक ही वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, इसी में और पार्ट भी दे रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी पर परिसर क्या होना चाहिए, यानी कितनी दूरी पर होना चाहिए, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार पर टिप्पणी लिखिए। ये पूछा है यहाँ पर, प्रकृति और आकार, कि प्रकृति कैसी होगी और आकार कैसा होगा, इस पे हमें बताना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख भी बनाना है आपको, इसमें भी आरेख बनाना है। किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से आपका घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए गए हैं। अब यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर की जो वस्तु है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रख लें तो हमारा काम हो जाएगा। ये अवतल दर्पण है, लेंस नहीं है, ये ध्यान रखना है। अभी लेंस हमने बनाया है, अभी दर्पण की बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं दर्पण की बात करूं तो हम इसका दर्पण को जो है थोड़ा सा बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं ताकि हमारे को समझ में आ जाए। तो हमें एक दर्पण लेना पड़ेगा। ये तो हमने ले लिया मुख्य अक्ष, और एक हम ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण कुछ इस तरह से रहेगा आपका। और दर्पण के पीछे की जगह क्या होगी, ये आपकी पॉलिश रहेगी। ये आपका बिंदु ओ हो गया। अब इससे इसने क्या बोला है, पहले तो हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कि इसमें हमारे को बताना क्या है। बताना है 15 सेंटीमीटर की फूसी दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। तो हमें वस्तु को जो है ध्रुव और फोकस के बीच में रखना होगा। तो ध्रुव जो है हमारा पोल होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया। और फोकस कहीं जितनी दूरी पे हम लेना चाहें वहाँ ले लेते हैं, तो ये एफ। इसके बीच में जो है हम वस्तु को रखेंगे। मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं। ये वस्तु हमने इस तरह से रख दी। अब इसका अगर हम बिंब बनाएं तो यहाँ पर जाएगी ये पहली रेखा सीधी, ठीक है। और पहली रेखा जब मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो कहाँ से पास होती है, तो वो पास होती है फोकस से। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपकी कैसे जाएगी, यहाँ पर ये जो जाएगी, एक तो हम पोल से पास करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हमने इसको इस पे दर्पण पे टकराया, तो दर्पण पे टकराने के बाद में ये कहाँ से चली जाएगी आपके, एक तो आपका सी भी लेना पड़ेगा, सी से भी पास होती है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि सी भी कहीं लेना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी ले लिया हमने इतनी दूरी पर, जितनी दूरी पे यहाँ से एफ लिया है, एफ के उतनी ही दूरी पे हमने यहाँ पे सी ले लिया है। अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर एक तो हमें ऐसे पास कराना है कि लगे कि ये जा रही है सेंटर से पास होते हुए। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि इससे इस तरह से पास हुई होगी कहीं, और ये इस तरह से सी से पास होती हुई दिखाई देगी, तो इसको रेखा को सीधा कर लेते हैं। ये इस तरह से पास हो जाएगी। एक तो सी से जो पास होगी वो, या हमने माना कि यहाँ से जो है ये इस तरह से गई, दर्पण पे टकराई और वापस इसी अक्ष को इस तरह से क्रॉस कर गई। अब हमें इसको डॉट डॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉट डॉट जो है आगे जाएगी, क्योंकि दर्पण के पीछे पॉलिश है तो जाएगी खुद नहीं, हमें जाना लेके जाना पड़ेगा, तो हम लेके इसको जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है डॉट डॉट करते हुए आगे चली जाएगी। अब जो है हमारा एक यहाँ पर आया और ये चला गया आपके दर्पण पे, और दर्पण पे टकराने के बाद में ये जो है आपके एफ से पास होगी, तो ये पैरेलल चली जाएगी। तो हम इसको क्या है, पोल से पास करा देते हैं। पोल से जो पास कराएंगे वो ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। पोल से ही पास करा लेते हैं इसको, वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इस डायग्राम को जो है आपको समझना पड़ेगा। हम इस तरह से इसको ले लेते हैं। अब हमने बोला कि ये इस तरह से गई होगी, यहाँ पे पोल पे टकराइए, और पोल पे टकरा के वापिस इसी दिशा में होगी, लेकिन हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये डैश डैश फिर से बढ़ जाएगी। अब ये डैश डैश बढ़ गई। अब यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त करना है, तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए पोल से क्यों टकराएगी, अच्छा यहाँ पे हमने पैरेलल बनाया था, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। वो पहले वाला डायग्राम हमारा सही था, तो हम उसी को सही कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं वापस से, ये सही है। अब यहाँ पर जो है ये आपका पैरेलल गई, और मैंने बताया कि कोई भी पैरेलल रेखा जो है फोकस से पास होती है, तो इस तरह से ये फोकस से पास हो जाएगी। अब फोकस से पास होगी तो ये इसके बाहर भी जाएगी इस तरह से, और कहीं ये दूर जा करके आपस में टकराएंगी,
अगर हम डैश 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 करें तो इस तरह से जाएगी, और इधर भी ये डैश 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 करके यहाँ पे कहीं टकरा रही है। तो हम इस अक्ष को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कहीं टकराई होगी, तो हम बता देते हैं ये बिंदु इस तरह से आया। ये बना ए और ये बना बी। यहाँ पे भी था ये ए और यहाँ था ये बी। अब देख सकते हैं आप, ये ए बी जो है कैसा बना, बड़ा बना है। लेकिन हमने नहीं बनाया, ये हमने बनाया क्योंकि हमने डैश डैश करके इस रेखा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये दर्पण पे टकराने के बाद तो रेखा वापस इस तरफ जा रही थी। ये भी दर्पण पे टकराने के बाद में ये रेखा वापस इस तरफ जा रही थी, तो ये तो मिलती नहीं। तो हमने इसको क्या करा, हमने पीछे ले जा करके दर्पण के इसको मिलाया। जब मिली जहाँ पर, हमने इसको बना दिया। अब बनाने से हमें एक चीज़ प्राप्त हो गई कि ये जो है प्रतिबिंब कैसा बना, तो ये बड़ा बड़ा सीधा। और कभी भी सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। आभासी बनता ही बनता है, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो बड़ा बना, सीधा बना, आभासी बना और दर्पण के पीछे बना। तो ये हमने चित्र के बारे में जो कि इसने बताया कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और आकार बताइए। तो प्रकृति कैसी है, आभासी है, ठीक है, और सीधा है। ये प्रकृति बताइए, दर्पण के पीछे बना हुआ है और बड़ा बना हुआ है। तो ये हमने इसका आंसर बताया। अब इसने बोला है कि +1 आवर्धन है। +1 आवर्धन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको। यानी कि m बराबर हमें को दे रखा है +1, अर्थात m को हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर होता है h डैश बटे में h। यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की हाइट ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, इसका मान हमारे को दे रखा है 1। यही दे रखा है, आपने देख रखा है। यानी कि हम कह सकते हैं इससे क्या प्राप्त होता है, इससे ये प्राप्त हो जाए कि h डैश बटे h बराबर 1 है। गुणा करोगे तो यानी कि h डैश बराबर h प्राप्त होता है। यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये है इसका अर्थ। दर्पण द्वारा उत्पन्न प्लस एक आवर्धन है, तो इसका अर्थ जो है वस्तु की ऊंचाई और दर्पण की ऊंचाई जो है वो बराबर है। प्रतिबिंब जो है आभासी है और दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। प्रतिबिंब जो है सीधा भी है और प्रतिबिंब जो है वो बड़ा भी है। तो ये सारा आंसर हो गया इसमें, छोटी सी लाइनों में। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ये बता देनी है। तो धातु अगर आप कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने जिंक ले लिया, अगर सपोज करो Zn ले लेते हैं हम, इसके साथ जो ये धातु है इसके साथ अम्ल ले लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को ZnSO4 मिल जाएगा। जिंक सल्फेट, ये क्या बनता है, जिंक सल्फेट, जो कि लवण के रूप में बनेगा। ये क्या है, आपका धातु है। ये अम्ल है आपका। ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जो कि लवण बोल सकते हैं, लवण बन गया। साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसने एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति जांच आप कैसे करेंगे। तो पॉप साउंड के साथ जो चित्र आता है हमारा परख नली वाला, वो वाला चित्र हम यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है, कि उत्सर्जन का जो है चित्र कैसा बनेगा वो आपको बता देना है। उत्सर्जन किसे कहते हैं ये बता देना है। इसके अलावा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जो है या उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मानव में अपोहन क्रिया को समझाना। अपोहन यानी डायलिसिस प्रक्रिया क्या होती है। तो अपोहन जो है अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को खत्म करने का एक कृत्रिम तरीका होता है। ठीक है, तो आप ये बता दोगे और इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझा दोगे अपोहन वाले को, और इस तरह से इसका चित्र बना दोगे और लिख दोगे उत्सर्जन मैंने बताया था। तो 3 3 6 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है। या फिर अथवा में आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आप बना ही सकते हैं। मुख होता है, ग्रासिका होती है,
यकृत होता है, अग्नाशय होता है, क्षुद्रांध होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, मलाशय और गुदा, ये सारी चीज़ें चित्र में आप बना दोगे तो आपको 3 अंक मिल जाएगा। भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताओ। भोजन के पाचन में लार का एक कार्य तो आप बता नहीं सकते, 3 अंक का है तो एक कार्य से नहीं, तीन कार्य होगा, यहाँ पे 3 कार्य होना चाहिए। मिसप्रिंट है क्वेश्चन पेपर में, इसमें आपको 3 कम से कम 2-3 कार्य आपको लिखने होंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। तो यहाँ पर आपको जो है एफ पर स्थित वस्तु का किरण आरेख बना देना, अवतल दर्पण का बनाना है। तो अभी अभी हमने बात करी थी उसी तरह से हम बना देंगे। एक तो मैंने अभी अभी आपको जो डायग्राम दिया था इसमें एफ की तरह ही बना देंगे। तो डायग्राम जो है आपका कुछ इस तरह का ही बनेगा, ऊपर देख लीजिए, डायग्राम कुछ इस तरह का ही बनेगा आपका। बस यहाँ पर इस वस्तु को, जो ए बी वस्तु है, इस वस्तु को एफ पे रख देना है आपको। एफ पे रखोगे तो एक ऐसी रेखा लेके जाओगे जो बिंब दर्पण से टकरा करके ऐसे पास होगी जैसे कि मानो वो सी से पास हो रही है। एक रेखा तो यही आ जाएगी, सीधी सी से पास हो रही है। और एक जो है आपके मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से जाएगी, और जो समांतर रेखा होती है एफ से पास होती है। तो एफ पर तो वस्तु है ही, और वो भी रेखा जो है आपकी एफ से पास हो जाएगी। यहाँ से सीधी जो रेखा गई है वो भी आपकी एफ से पास हो जाएगी। तो इस तरह का जो है ये भी चित्र बनेगा। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर मिलाओगे तो आपका बड़ा सीधा आभासी दर्पण के पीछे ही बनेगा चित्र, वो भी आपका आंसर सही है। और इसी तरह का चित्र बनेगा, बना कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर आपको बताने हैं। 2 की जगह आप 3 लिखिए, जब अंक 3 है तो 3 अंक आपको लिख देना है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है, जो कि मैंने आपको बताया अभी अभी। वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। इसके अलावा हम बता सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जब बनती है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर स्वयं मिलती हैं। स्वयं मिलती हैं, ये स्वयं मिलने के बाद बनता है। और आभासी जो है हमें मिलाना पड़ता है तब बनती है। जैसे कि हम दर्पण के पीछे ले जाके इसको मिलाएं, लेंस में तो मिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि लेंस तो आर पार होता है। दर्पण में पॉलिश होती है तो उसको पीछे की तरफ हमें ले जाके मिलाना पड़ता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसके अंतर को। अगला जो है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख या किरण चित्र बनाना है जब वस्तु अनंत पे हो। तो आपका कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये आपका हो गया लेंस, दर्पण। ठीक है, इस तरह का दर्पण होता है आपका। ये पॉलिश कर दिया हमने इसके पीछे का हिस्सा, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण में पॉलिश होगा। तो इस तरह का हमारा जो दर्पण का एक हिस्सा तो हमने बना दिया, दर्पण का हमने पॉलिश वाला हिस्सा बना दिया। अब जो है हम वस्तु को कहीं अनंत पर रखेंगे, अनंत में बहुत दूर होता है। अनंत से आने वाली सारी किरणें जो है हमेशा क्या होती है, मतलब वस्तु जो भी कहीं भी अनंत पे होगी तो वस्तु अनंत वाली किरणें हमेशा जो है सीधी आती हैं, बिल्कुल किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष है आपका, इसका समानांतर। इस तरह से इधर से भी आपको सीधी ही रेखा मिलेगी देखने को। इस तरह से आप बता दोगे कि भैया इस तरह से भी इधर से भी सीधी आ रही है। ठीक है, अब सीधी आएगी तो हमने बताया है यहाँ पे क्या होता है, सीधी रेखाएं क्या होती हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। जो सीधी रेखा होती है, यानी कि जो मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, बार बार बता चुका हूँ, मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं ये वाली लाइन जो है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है मुख्य अक्ष। इसके समानांतर जो लाइन आएगी वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो फोकस से पास हो रही हो। ठीक है, अब फोकस से जो पास हो रही है, और एक सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो हम देखेंगे कि ये टकराने के बाद इस तरह से पास होगी। ठीक है, जैसे ये फोकस से पा रही हो। अगर यहाँ पे पीछे इसका फोकस हमने बना रखा है, क्योंकि ये कौन सा है आपका, उत्तल लेंस है, तो इसका फोकस पीछे की तरफ दिखाते हैं, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से टकराने के बाद ये पैरेलल लाइन, मैंने बताया था आपको कि कभी भी जब समानांतर रेखा होगी मुख्य अक्ष के तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो लगता है कि फोकस से पास हो रही हो। तो हम इसको बताएंगे कि भैया ये फोकस से पास हो रही होगी सर। और इस तरह से फोकस से पास हो रही होगी जैसे कि हमारा जो है ये फोकस से ही गुजरने वाली, तो इस तरह से घूम जाएगी। आई, टकराई और टकरा के इधर घूम गई, इधर घूमी तो ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ जाके फोकस पे मिल रही है।
इस तरह से ये भी आया, टकराया और इस तरह से घूम जाएगा जैसे कि फोकस से पास हो रहा है। तो हम इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, तो कुछ इस तरह से ये पास होता हुआ दिखाई। ठीक है, यहाँ पे बना आपका एफ। ठीक है, एफ पे जो है डायग्राम बना कैसा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार। ठीक है, इमेज की साइज कैसा बना, बिंदु आकार। अच्छा, ये आपका खुद मिला या आपने मिलाया, आपने मिलाया तो ये बन गया आभासी। अगर ये आभासी है आपका, तो ये आभासी क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया था आभासी होगा तो उल्टा होगा, सीधा होगा। या वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, मैंने आपको अभी बताया था, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। क्योंकि आभासी कैसे पता चला, क्योंकि इसको हमने मिलाया, ये लाइन जो है हमने खींच करके पीछे फोकस की तरफ ले गया, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण के पीछे तो पॉलिश है, इसके पीछे तो जाएगी नहीं, तो हमें ले जाना पड़ा इसको मिलाने के लिए। तो बिंदु आकार का बना, छोटा सा देखो यहाँ पे पॉइंट में मिला, इसी जगह पे बना, ना तो इसकी साइज बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो पॉइंट आकार का बना, बिंदु आकार का, आभासी बना, सीधा बना और दर्पण के पीछे बना। दर्पण और लेंस में दो अंतर आपको बता देने हैं। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, कौन सा, दर्पण, दर्पण जो है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। लेंस की बात करें तो लेंस में आप क्या बता सकते हैं, तो लेंस जो है ये अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो इस तरह से आप अंतर बता सकते हैं, और आप चाहें तो और भी अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो है दर्पण कहाँ पे उपयोग किया जाता है, लेंस कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, तो इस तरह से आप जो है अंतर बता सकते हैं। लेंस का प्रयोग जो है आप जो है चश्मों में करते हैं, और दर्पण का उपयोग जो है नाई की दुकानों में किया जाता है, साथ ही साथ गाड़ी के पाश्चात्य दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। लेंस का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं, जितने भी आप अंतर लिखना चाहें लिख सकते हैं। मेन अंतर जो मैंने आपको बताया, दर्पण जो है परावर्तन के सिद्धांत पे करता है और काम, और लेंस जो है अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें समतल, उत्तल और अवतल दर्पण आ जाएगा। लेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके अवतल और उत्तल लेंस आते हैं। और इस तरह से ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। इस प्रश्न पत्र को इतनी अच्छे तरीके से तैयार करना ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, हाफ ईयरली, साथ ही साथ मेन बोर्ड एग्जाम 2024 की परीक्षा के लिए भी इसमें से प्रश्न आएंगे। 100% मैं आपको बता चुका हूँ, प्रश्न पत्र में आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आप इसको तैयार करें बेहतरीन तरीके से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।